उसके उपरांत कोरोना का समय आ गया तो मैं घर वापस चले आया और उसी दौरान मेरे भैया का थोड़ा सा देहांत हुआ तो काफ़ी उसमें सर को डिमोटिवेशन काफ़ी डिमोटिवेशन का स्ट्रगलिंग फेस था फेस था। माइंड के लेवल पे उसको फेस करना सर किस तरीके का था, वो क्या समय था, थोड़ा सर एक्सप्लेन करें। डिमोटिवेट तो होते रहता था, समाज के ताने भी मिलते थे, परिवार को एकदम से सब टूट चुका था, एकदम सपना मेरा पूरा परिवार टूट चुका था। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। देखा मैं पता क्या बार बार मैं जाता था, भीड़ में घुस जाता था कि देखा कौन कौन है कौन है। घर आके मैंने पूछा अपने भैया से, फ़ोन किया, बात किया कैसे से आए थे, तो बोले कि डीएम है। प्रीलिम्स के लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस हुए। 68 में थोड़ा बहुत हुआ, 69 में ज़्यादा देखने को मिला है ना। जी जी। अब सर आप लोग इसको किस तरीके से देखते एडिशन है मेरे पास, लक्ष्मीकांत का हैं? एडिशन ही है, अभी हाँ, 8 तक आ गया, 9 तक आ हाँ गया हाँ, है। मैं उसी को बार बार पढ़ता था। ठीक है, तो अब मैं दृष्टि का क्विक बुक जो आता है वो पढ़ा। बहुत लोग इसको बता रहे हैं, इसको आप लोग कंसीडर करिए। घटना सही रिलेवेंट अभी भी हाँ, कि इतने लोग अब बीटेक वाला आ रहे हैं, हम आर्ट्स में ठीक है सिंपल ग्रेजुएट हैं, तो उस टाइम कोई भय वो लगा था कि भाई ये तो कि जैसे कि मैक्सिमम जो सिलेक्शन हो रहा है बीटेक वालों का और आर्ट्स मिट्टी वालों का कहीं ना कहीं कम है, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी में भी आप है ना। तो आपने कभी इसको नज़दीक से कभी सोचने की कोशिश किया है सर? यदि आपने किया है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो सर लेकिन पेशेंस नहीं रहता है ना स्टूडेंट्स के बीच में। वो जाते हैं मार्केट में, वो सर कैसे है जैसे उनको लगता है कि हमारे जो साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो और स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोई बता दिया कि अरे हम तो ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट सुनता है अपने दोस्तों के मुँह से, वो लगता है फिर खरीदने वो मार्केट से। इसको सर कैसे कमांड थोड़ा का समय था, 67th मेंस में लिख रहा था, तो स्वास्थ्य पर बिहार सरकार क्या क्या इनिशिएटिव लिया, तो मुझे 5-6 पॉइंट जो थे वो ट्विटर्स के माध्यम से का बुक है डीआई के लिए, एलके झा सर का बुक आता है एक, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसको आप बना लीजिए बढ़िया से। क्या है मैंने जियोग्राफी या प्लस इन्वायरमेंट से ऐड करके अब जा रहा है, ट्रेंड उधर जा रहा है। पहले सर आंसर जब करते हैं हम, तो उसमें जैसे हम आंसर कोई लिख रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं कि नहीं? एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैंने इंग्लिश में ही रखा क्योंकि मुझे ये दिमाग में हिट करेगा एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ प्रणव कुमार सर हैं। 68th बीपीएससी में सर का जो रैंक है वो 73 है और सर को जो पोस्ट एलोकेट हुआ है वो है असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, यानी कि एडीएमओ लेवल 8 का पोस्ट है ना सर। तो सर से हम जानेंगे सर का जर्नी क्या है, मोटिवेशन क्या है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी रहा है। सर के बड़े भाई वीडियो थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कोविड के दौरान उनका वो एक्सपायर कर गए थे, और सर का 67th में सिलेक्शन हुआ था सब डिविजनल बीसी ईबीसी ऑफिसर के पोस्ट पे। तो सर से जर्नी जानेंगे, सर का नोट्स भी हम देखेंगे कि सर का नोट्स किस टाइप का है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, और सबसे बड़ी बात सर हिंदी मीडियम से हैं, तो आप लोग बहुत क्वेरी होती है कि हिंदी मीडियम का ज़्यादा इंटरव्यू करें ताकि आप सभी जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स है उनका कंसेप्ट क्लियर हो, किस तरीके से तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, किस किस टाइप का नोट्स आपको फॉलो करना चाहिए, और क्या करंट अफेयर हो, किस तरीके का न्यूज़ पर हो, तो उस पर भी बात करेंगे। तो चैनल ग्रो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना मुझे। सर सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर थोड़ा बताएं सर अपने बारे में ब्रीफली सर। मेरा नाम प्रणव कुमार है, मैं भकुआ गांव जो है सहरसा में, वहाँ का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भकुआ मध्य विद्यालय भकुआ से ही हुआ है। उसके उपरांत मैंने जो है अपना मैट्रिक की परीक्षा जो है गांव के बगल के स्कूल KDHS से दिया था। उसके उपरांत मैं पटना चला आया। पटना आने के बाद मैंने इंटरमीडिएट की तैयारी यहीं से की और यहीं से मैंने पास किया इंटरमीडिएट, और ग्रेजुएशन भी मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसके उपरांत मैं दिल्ली चला गया और 1 साल के लिए मैं दिल्ली में ALS IAS से यूपीएससी की कोचिंग ली, और उसके उपरांत कोरोना का समय आ गया तो मैं घर वापस चले आया, और उसी दौरान मेरे भैया का थोड़ा सा देहांत हुआ तो काफ़ी उसमें सर को डिमोटिवेशन काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस था वो। 66 में भी सर ने इंटरव्यू दिया था 10-12 नंबर से, क्योंकि उसी बीच में इनके भैया एक्सपायर किए, तो इसकी वजह से काफ़ी इन्होंने एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन हो गया बहुत बड़े स्तर पे। सर पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, किस टाइप के स्टूडेंट रहे? पढ़ाई लिखाई में एवरेज ही स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा मतलब खराब विद्यार्थी भी नहीं कर सकते हैं, एवरेज थे। लेकिन 12th के बाद एक रफ्तार सा मैंने पकड़ लिया था कि मुझे करना है आगे, तो यही करना है, तो उसके लिए मैं तैयारी करने लगा। ह्यूमैनिटी मैंने आर्ट्स ही रखा था 12th में भी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका वेटेज ज़्यादा है आगे और मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मैंने ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड ही रखा अपना जी। और 12th भी मैंने आर्ट्स से रखा, और जो स्नातक है मैंने इतिहास विषय से किया है पटना यूनिवर्सिटी से। ओके, जैसे कि सर नॉन बीटेक हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के, आर्ट्स ह्यूमैनिटी वाले, मतलब सिंपल ग्रेजुएट हैं और हिंदी मीडियम तो हैं ही इनके पास। सर ये बताएं आपका अटेम्प्ट, और सर मीडियम तो हिंदी था, अटेम्प्ट ओवरऑल क्या रहा था? मेरा 66 में था इंटरव्यू
इंटरव्यू राउंड तक मैं पहुंचा था। उसके बाद मैंने CDPO का एग्जाम दिया, वहाँ भी मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा। और 67वीं में मैं सब डिविजनल BC वेलफेयर के पोस्ट पे चयनित हुआ। और इसके बाद जो 68 BPSC है उसमें मैं ADMO के पद पर चयनित हुआ हूँ। और साथ में मैंने 69th का मेंस भी लिखा है। सर मेंस भी लिखा है, तो ओवरऑल 4th अटेम्प्ट आपका है जी, 69th आपका 5th अटेम्प्ट जो कि आपने मेंस लिखा है, उसका रिजल्ट फिर इंटरव्यू, और इससे बेटर रैंक आपको बेटर सर्विस मिले जो भी है। सर ये बताएं कि थोड़ा सा सर ADMO के बारे में बताएं कि ये पोस्ट किस तरीके का है, पहली बार BPSC में इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत लोग जानते नहीं, थोड़ा सा इसको आप ये पहले जो था ये सीनियर डिप्टी कलेक्टर को ये प्रभार दिया जाता था। जिले में जितने भी आपदाएं आती हैं उससे रिलेटेड निपटने के लिए, उसके पुनर्वास के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए इस पद का सृजन किया गया, नया कैडर बना है। तो उसमें जो अगर कोई जिला बाढ़ग्रस्त है तो मुझे ये देखना है कि कहाँ पे क्या है, उसका पुनर्वास कैसे किया जाए, उससे कैसे निपटना जाए। कहीं मेड आपदा है जहाँ पे आग लग गया, कुछ हो गया, उसके लिए सेक्शन करना, कुछ राशि आवंटन करना हो, लाभार्थियों को लाभ पहुँचाना हो, सारे मेरे अंडर आएंगे। प्रोबेशन पीरियड के बाद मुझे जिला का पूरा प्रभार मिल जाएगा। ओके, मतलब पहले BS वाले करते थे, लेकिन अब अलग से पोस्ट, जैसे कि भैया सब जब एक्सपायर किया, आपका 66 का शुरू से मेंस चल रहा था, मतलब बहुत ही ब्रेक डाउन हुए होंगे एक तरीके से, वो किस तरीके से आपने खुद को संभाला और फिर से लग जाना, 67 BPSC निकालना, फिर 68 निकालना, वो सर जो एक वैकेंट हो जाता है सर वो क्रिएट, उसको सर कैसे फील किया आपने, मतलब अपने माइंडली, मतलब कहा जाता है माइंड के लेवल पे उसको फेस करना सर किस तरीके का था, वो क्या समय था, थोड़ा सर एक्सप्लेन करें। उस समय तो बहुत मेरे लिए कठिन था, मैं रात को रोया करता था बहुत भर रात, लेकिन मैं देखा बाद में कि जो कि मुझे ही संभालना है, पूरे घर को मुझे ही लेके चलना है, तो मैं अपने आप को संभाला। और मेरे भैया जब कोविड के दौरान थे तो मुझे वो मोटिवेट किए, उनको एक बार इंजेक्शन पड़ रहा था तो उनके जो नसें थी उनसे ब्लड आ गया, तो हम रोने लगे देख के। तो बोले कि तुम अगर कल को बनोगे कुछ, तुम संभालोगे जिला को या किसी चीज़ को, तो कि तुम रोने लगोगे बैठ के, चुनौती से लड़ना सीखो। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कौंधने लगा। और मुझे एक बार उन्होंने अपना अभिमन्यु कह के संबोधित किया था। उनका UPSC का जब अटेम्प्ट खत्म हो गया था तो वो रो रहे थे बैठ के, तो हम आए बगल में, हम भी रोने लगे। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरा अभिमन्यु हो, तुम निकाल लोगे, तुम UPSC निकालोगे, मेरा जाओ, तुम मेरा सपना पूरा करोगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में कौंधा और मैं पढ़ना स्टार्ट किया, बढ़िया से अपने आप को संभाला। डिमोटिवेट तो होते रहता था, समाज के ताने भी मिलते थे, परिवार को एक तरह से सब टूट चुका था, एकदम सपना मेरा पूरा परिवार टूट चुका था। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी, जो मेरी बहनें थी वो लोग थोड़ा सा हताश हो गई थी, पापा भी कुछ बोलते नहीं थे, थोड़ा निःशब्द हो गए थे। लेकिन उसके बाद खुद को मोटिवेट किया और अपने आप को देखा कि मुझे सब कुछ करना है, तो संभाला अपने आप को। और फिर BPSC का लगातार थैंक्स टू बिहार गवर्नमेंट जो वैकेंसी आता रहा, तो मैं इसी में लगा रहा और मेरा रिजल्ट होते गया। जी। मतलब सर उस समय बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट समय मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया लाइफ में। सर बात करी जाए कि वो मोटिवेशन क्या था, भैया से मोटिवेशन मिला था, फिर सोसाइटी से मिला था, किस टाइप का मोटिवेशन रहा? पहला मोटिवेशन तो भैया से मिला कि वो तैयारी कर रहे थे। दूसरा मोटिवेशन मुझे ये तब मिला जब मेरे जिले के DM, मेरे गांव में एक कैंप लगा था, हेल्थ कैंप। तो वहाँ पे जो काम करने वाले जितने भी डॉक्टर थे बहुत स्लो काम कर रहे थे, किसी का जांच नहीं कर रहे थे, कुछ चाय पी रहे थे, बैठे थे। लेकिन जैसे उनको जानकारी हुई कि DM सर आ रहे हैं तो उन्होंने काम एकदम फटाफट कर, मैं वो देखा कि क्या हुआ, अचानक से आए वो, ये हटाओ, ये करो, तुरंत एकदम उस बीच 50 चश्मा बढ़ गया। फिर वो स्कूल का निरीक्षण करने के, स्कूल का बनावट देखे, कुछ ग्रामीणों को शिकायत पे स्कूल के बारे में उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो मैंने देखा, मैं पता क्या बार बार मैं जाता था, भीड़ में घुस जाता था कि देखता कौन है ये, कौन है। घर आके मैंने पूछा, अपने भैया से फ़ोन किया, बात किया कैसे से आए थे, तो बोले कि DM है वैसे ऐसे। तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ भी मोटिवेशन मिला कि मुझे करना चाहिए, कुछ चेंज ला सकते हैं हम इससे। देखिए कि किस तरह से हेल्थ में सुधार हो गया, तुरंत अब कैंप में काम करने लगा सब। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला। दूसरा भैया का साथ था ही, और बचपन से ही भैया मुझे पढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे, कभी फोर्स नहीं किए लेकिन हमेशा। जैसे बचपन में मुझे नन्हे सम्राट, चंपक, बचपन में मैंने चंपक पुराना, नंदन, ये सब पढ़ा करता था मैं, क्योंकि भैया मुझे ला कर देते थे। गोदान मैंने बचपन में पढ़ डाला था, निर्मला, कफन, गबन, इतना जो बड़ा बड़ा प्रेमचंद्र की कालजयी रचना है, मैं 6th-7th में ही पढ़ डाला था। मतलब सर पढ़ने का थी जुनून पहले से था, बहुत पहले से था। ओके सर, आपका मैं रूम देख रहा हूँ, रूम 10 बाई 12 का है,
जी 14 बाई 12, 10 बाई 12 यही रूम होगा जी सर। इसी रूम में रहकर स्ट्रगल हुआ जी है, जी 2 साल सब इस रूम में रह रहे जी हैं। जी ओके सर, यहाँ पे किस टाइप का टाइम मैनेजमेंट है? जैसे कि आप बोरिंग रोड में नहीं है, आप भिकनापाड़ी साइड में नहीं है, आप इधर मीठापुर साइड में है, जी तो माहौल की बात करी जाए तो किस तरीके का माहौल यहाँ पे? अकेले रहना, अगल बगल में कोई एस्पिरेंट नहीं रहता होगा बीपीएससी का, तो इस माहौल को कैसे आपने एंजॉय किया और क्या टाइम टेबल बेसिकली हुआ करता था? जैसा कि यहाँ पे मेरे भैया लोग ही पहले रहा करते थे, तो यहाँ पे गेट पब्लिक लाइब्रेरी में परिसंवाद नाम का एक संस्था चलता है, 1997 से चला आ रहा है जी। तो यहाँ से आईपीएस दीपक ठाकुर भी बने हैं और मेरे भैया बने, लगभग 60 से 70 जो हैं अभी जिनको हम जान रहे हैं वो सर्विस में हैं इस लाइब्रेरी के थ्रू? इस लाइब्रेरी के थ्रू, परिसंवाद के थ्रू हम लोग का एक संगठन समूह है जो आपस में ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से इनिशिएटिव लिए, फ्री इनिशिएटिव है। तो वहाँ मैं डेली शाम में जाया करता था। जैसे सिलेबस दे दिया गया कि आज मुगल काल पढ़ के आना है, तो मुगल काल कहाँ से कहाँ तक पढ़ के आना, कौन बुक से आना है, करंट में कौन से टॉपिक पढ़ के आना, वो पढ़ के वहाँ जाते थे शाम को। और मेरा दिनचर्या यह था कि मैं निशाचर प्राणी हुआ करता हूँ। अच्छा। मैं रात को पढ़ता हूँ। अभी सुबह में 11 बजे उठते हैं, मैं बोले कि 12 साढ़े 12 बजे आना है क्योंकि लेट से सोते हैं पढ़ाई करके। रात में मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, सबका अपना अपना टाइम है, मैं रात्रि को प्रेफर करता हूँ, मेरा रूटीन वही है। तो रात को मैं पढ़ता हूँ, तो रात में जैसे मैं खाना खाया 10 बजे 11 बजे खाना मेरा हो जाता है, तो उसके बाद पढ़ने बैठता हूँ। सुबह 5 से 6 बजे तक मैं लगातार पढ़ता था, बीच में ब्रेक लेता था, अगर चाय दूध बचा हुआ रहता था तो चाय पीता था और पढ़ाई करता था लगातार। जब एग्जाम का समय आता था तो घंटा 12-14 घंटा 15 घंटा भी पहुँच जाता था। ये दिन में भी अगर नींद को थोड़ा सा कम करना पड़ता था। ओके सर, अब हम स्टडी की तरफ शिफ्ट करते हैं कि सर आपने 68 सर निकाला, 69 सर आपने मेंस दिया। अब इस दोनों में सर प्रीलिम्स के लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस हुए। 68 में थोड़ा बहुत हुआ, 69 में ज़्यादा देखने को मिला है ना। जी जी। अब सर आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? किस टाइप के अब स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है? जो नए एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी नहीं अपनी तैयारी को किस तरीके से फोल्ड करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? यूनिकनेस या फिर कैसे करना होगा? यूनिकनेस तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक अच्छा होने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को जो मुझसे पूछते हैं कि आपका एनसीईआरटी पे कमांड होना। आपने एनसीईआरटी पढ़ा था? एनसीईआरटी मैंने दिल्ली में रहने के दौरान? हाँ, दिल्ली में नहीं, मेरा तो बताएं कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड था, तो मैं तो एनसीईआरटी मेरा अच्छा था ही, स्ट्रॉन्ग था ही, मैं फिर भी लेकिन दोबारा एक बार पढ़ा। एनसीईआरटी आप पढ़िए बढ़िया से, जिसमें आपका जो है आधारभूत समझ वो बेहतर होगा। उसके उपरांत आप जो है स्टैंडर्ड बुक, जैसे सबको पता ही रहता है आजकल यूट्यूब का दौर है, तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे 5th एडिशन है मेरे पास, लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन ही अभी 8th तक आ गया, 9th तक आ गया। हाँ, मैं उसी को बार बार पढ़ता था। कुछ चेंज होते तो करंट में मिल ही जाते हैं। तो एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद आप पॉलिटी में एनसीईआरटी सर कौन सा स्टैंडर्ड? एनसीईआरटी में आप या तो 6 to 12 पढ़ लीजिए, अगर अभी आपके पास समय है तो, अगर नहीं है तो 11-12 का आप पढ़िए, सारे सब्जेक्ट का पढ़ लीजिए। वो पढ़ने के बाद आप जब स्टैंडर्ड बुक में जाइएगा तो आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत देख लीजिए। कुछ लोग आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा, मैं बिपिन चंद्रा का बुक पढ़ा, क्योंकि मेरा इतिहास से स्नातक था तो इतिहास में मुझे दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद इकोनॉमी में आप आइएगा तो अब मैं दृष्टि का क्विक बुक जो आता है वो पढ़ा। बहुत लोग इसको बता रहे हैं, इसको आप लोग कंसीडर करिए। हाँ, दृष्टि का क्विक बुक आप पढ़िएगा, उसमें ना बेसिक से आपका समझ दिया गया कि इन्फ्लेशन क्या है, सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, एसएलआर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ये सब कंसेप्ट आपका बेहतर होना चाहिए। तो वो क्विक बुक से मेरा हो गया था वो समझ। पर्यावरण जैसे कि कुछ लोग छोड़ देते हैं, मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मैंने पर्यावरण भी पढ़ा था। तो इससे क्या आपका हेल्प होगा कि आपका प्रीत होगा ही, मेंस में आप जब GS2 के पार्ट्स के आंसर लिखेंगे तो पर्यावरण का एस्पेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी अभी जुड़ा है तो वो भी लिख सकते हैं, तो वो भी पढ़िएगा। दृष्टि का क्विक बुक बेहतर है उसमें। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बेहतर लगा जो मैंने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स का आप एनसीईआरटी बता दिया मैंने, और वो क्विक बुक। साइंस के लिए आप लूसेंट का जो हरा वाला साइंस आता है वो पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा है। और अगर वो हो गया उसके बाद आप घटना चक्र का जो है बुक, घटना चक्र रिलेवेंट अभी भी? हाँ, रिलेवेंट है, रिलेवेंट मान सकते हैं, क्योंकि 80% क्वेश्चन तो वही आते हैं, 20% थोड़ा एनालिटिकल टाइप का हुआ है अभी हम जैसा मैंने देखा। उसके लिए आपका अगर कंसेप्ट बेहतर है तो आप कर ही लीजिएगा। और करंट अफेयर की बात जहाँ तक रही तो मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना प्रेफर किया। उसके अलावा मैंने मंथली मैगजीन स्टार्ट किया था। अभी हाल तक मैं ये क्रॉनिकल मंथली मैगजीन आता है अभी भी, उसको मैं प्रेफर किया था। और कुछ लोग विजन भी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे अभी तक लग रहा है कि विजन यूपीएससी के लिए बेस्ट है, लेकिन बीपीएससी के लिए मुझे पर्सनली लग रहा है, अच्छा, डिफर कर सकता है सोच अलग अलग सबका, कि क्रॉनिकल मुझे बेस्ट लगा। और लास्ट में कुछ कंपाइलेशन निकालता वो पढ़ लीजिए। किसका कंपाइलेशन सर? या आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, एडिटोरिया पढ़ सकते हैं, ऊंची उड़ान खुद निकालता है बुक अपना, वो पढ़ सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं रहता है, 70% आपका पकड़ा जाएगा। एनालिटिकल क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाएगा तो आप तो क्रॉनिकल से कर सकते हैं।
जी। सर जब से आपका मतलब प्रिपरेशन देना आपने जब से स्टार्ट किया, मतलब जब से अटेम्प्ट लेना स्टार्ट किया 66 से, सर आपने देखा होगा कि उस समय बीटेक वाले खास करके आईआईटी एनआईटी वाले अभी भी देखा जाए तो इसमें अभी भी है सर। तो उस तरीके का कभी मन में शंका, खुद पे सेल्फ डाउट होना कि इतने लोग अब बीटेक वाला रहे हैं, हम आर्ट्स मिट्टी के सिंपल ग्रेजुएट हैं, किसी DU BHU JNU जैसे बड़े प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से भी नहीं है, तो उस टाइप कभी भय वो लगा था कि भाई ये तो बीटेक वाले बहुत भर कर एस्पिरेंट्स को लगता है बेसिकली? भय तो नहीं लगा था, लेकिन एक कहीं ना कहीं लगता था, जैसे आपके चैनल पे इंटरव्यू में देखा करता था, आज मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने हैं और हम साथ कर रहे हैं इंटरव्यू, तो ऐसे ही देखा करता था तो लगता था कि ये क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मन में था कि खास करके। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आने लगा, इंटरव्यू कॉलिंग आया, फिर CDPO में इंटरव्यू कॉलिंग आया, तो लगा कि नहीं भाई हम कर सकते हैं, हम में भी ऐसा कलेवर है कि मैं कर पाऊंगा। फिर तो उसके बाद खुद पे सेल्फ डाउट जो है ना वो तो था ही, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आने लगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हमारे जो मित्र हैं, अगल बगल के जितने मित्र हैं, उन्होंने मुझे बूस्टअप किया हमेशा कि नहीं तुम कर सकते हो। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, लेकिन वो बताते कि तुम कर सकते हो, तुम अच्छा करने वाले हो। या मेरे भैया के जितने दोस्त हैं वो फोन करके बोलते थे कि तुम में हो, तुम में बाबू है, तुम नवल किशोर ठाकुर के भाई हो, हमको पता है कि तुम कर सकते हो। भैया के में जो रचनात्मक क्षमता थी, लेखन शैली थी, तुम में दिखता है, तुम्हारे बोली में है, तुम में संयमशीलता है। तो कॉन्फिडेंस अंदर से भी आता था, और बाहरी जो आपके दोस्त हैं, आपके जो भैया हैं या फिर आपके टीचर हैं, सीनियर लोग हैं जो मोटिवेट करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेल्फ डाउट होता है, तैयारी के दौरान होता है, लेकिन ये कॉमन बात है सबको। ओके सर, आपने सर इसको एहसास किया है, कभी एनालाइज किया है कि जैसे कि मैक्सिमम जो सिलेक्शन हो रहा है बीटेक वालों का और आर्ट्स यूनिटी वालों का कहीं ना कहीं कम है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी में भी अब है ना, तो आपने कभी इसको नज़दीक से कभी सोचने की कोशिश किया है सर? यदि आपने किया है कि क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि खास करके आर्ट्स वालों के साथ क्या होता है, लेकिन मेरे साथ भी हुआ, हम लोग बुक ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा ले आएंगे। अगर एक टॉपिक है तो 50 हम पढ़ेंगे। जैसा मैंने शुरू में मैंने भी बहुत किया। शुरू में आप ऐसा किए थे? हाँ, शुरू में ऐसा किया, बहुत सारा बुक्स नोट्स इकट्ठा करके एकदम कलेक्टर बन जाना जिसको बोलते हैं, हम कलेक्टर बन गए थे। तो उसको कम करना पड़ेगा, जो कि मैंने मेरे जितने भी अभी साथ में बने सिलेक्शन हुआ उनसे बात करने के दौरान मुझे पता चला कि सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना चाहिए एग्जाम में। आपके पास नॉलेज का भंडार हो सकता है, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको जो सिलेबस है उसके आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आप नोट्स इकट्ठा करने के बजाय टू द पॉइंट आप पढ़िए, कम पढ़िए। अगर आप पॉलिटी के लिए एक पढ़ रहे हैं बुक तो वही पढ़िए आप। अगर आप एक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए बुक, उसी को बार बार पढ़िए, ना कि आप इस यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो सर लेकिन पेशेंस नहीं रहता है ना स्टूडेंट्स के बीच में, वो जाते हैं मार्केट में, वो सर कैसे है, जैसे उनको लगता है कि हमारे जो साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो और स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोई बता दिया कि अरे हम तो ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो यो जो स्टूडेंट सुनता है अपने दोस्तों के मुंह से, वो लगता है फिर खरीदने वो मार्केट से। इसको सर कैसे कमांड उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। उस शुरू में हमको भी लगता था, लेकिन खुद आप जब सिलेबस देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, हमको बस मेरा सिलेबस कवर करना है, मेरा PYQ देखना है कि कहाँ से पूछा जा रहा है, तो खुद अपने आप हो जाएगा उसे। ओके सर, करेंट अफेयर के लेवल पर किस तरीके का प्रिपरेशन रहा आपका? आप मेरे रूम में आए तो देखा कि न्यूज़ पर आपका रखा हुआ दैनिक जागरण, आज का न्यूज़ है सर, इसका मतलब डेली आप न्यूज़ पेपर लेते हैं? दैनिक जागरण डेली में पढ़ता हूं। तो सर इसका कितना बेनिफिट हुआ न्यूज़ पेपर पढ़ने का, और करेंट अफेयर कैसे? न्यूज़ पेपर के साथ मैं ऑनलाइन, देखिए एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन भी एक्टिव रहता हूँ, जैसे ट्विटर भी मैं हूँ, इंस्टा पे हूँ, तो आप क्या फॉलो करते हो देखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं ट्विटर पे हूँ तो मैंने बिहार का IPRD को फॉलो किया हुआ है। तो IPRD क्या है, जो बिहार का सूचना विभाग है, उस जितना भी बिहार का स्कीम है वो हमेशा टाइम बाय टाइम पता चलता रहता है। जैसे मेंस का समय था, 67th मेंस में लिख रहा था, तो स्वास्थ्य पर बिहार सरकार क्या क्या इनिशिएटिव लिया, तो मुझे 5-6 पॉइंट जो थे वो ट्विटर के माध्यम से याद थे। जैसे मिशन 60 था या मिशन परिवर्तन आया था, ये सब मैंने ट्विटर के माध्यम से ही लिखा। तो आपको वो लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैगजीन तो है बताया मैंने, और साथ में ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल है एक, PW एक साथ ओनली आईएएस। तो वहाँ से मैं रेगुलरली तो नहीं कर सकते, शुरू में रेगुलरली करता था, लेकिन बीच में जब मेंस का एग्जाम होता था खास करके, मैं उसका एडिटोरियल डिस्कशन सुनता था, और उसमें जो पॉइंट दिए होते थे मैं उसको नोट करता था पूरा अपने डायरी में। तो सर न्यूज़ पर आप एस्पिरेंट्स को ही सजेस्ट करना चाहेंगे कोई और? दैनिक जागरण में पढ़ता था जहाँ तक बेस्ट है हिंदी माध्यम के लिए। बाकी द हिंदू में अगर आप कंफर्टेबल है तो पढ़िए, क्योंकि मैं तो प्योर खाँटी हिंदी माध्यम का व्यक्ति हूँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा हिंदी के लिए दैनिक जागरण बेस्ट है, पढ़िए।
ओके सर, जैसे कि हम मेंस की बात करी जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि ओनली ऐसे जो एडिटोरियल मतलब आता है, हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो सही चीज़ है वही आपको हम बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, उससे आंसर राइटिंग में किस तरीके का हेल्प हो सका था? आंसर राइटिंग में जैसे एक आया था ब्लू इकोनॉमी पे आया था 68 में क्वेश्चन कि नीली अर्थव्यवस्था के लिए क्या कर रहा है। तो जैसे कि मैंने एडिटोरियल के दौरान पढ़ा था कि इंडिया और नॉर्वे ने एक टास्क फोर्स गठित किया है नीली अर्थव्यवस्था के लिए, ब्लू इकोनॉमी के लिए, तो मैंने वहाँ से वो पॉइंट लिया। तो जब आंसर राइटिंग के दौरान मुझे अचानक से दिमाग में हिट किया कि ये अगर ब्लू इकोनॉमी का क्वेश्चन वहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। जैसे बीच की सफाई के लिए इनिशिएटिव आया था, तो मैंने उसी एडिटोरियल में एक बार सुना था। जैसे समुद्रयान हो गया, भारत सरकार का जो इनिशिएटिव था डीप ओशन मिशन के लिए, वो सागर पहल हो गया। ये सब मैंने एडिटोरियल के दौरान ही सुना था। ओके मतलब सर ओनली एएस में कोई कंफर्टेबल हो तो वो पढ़े या फिर कोई और भी, कोई भी लेकिन एडिटोरियल सुने तो बेहतर रहेगा। ओके सर, मेंस की बात करी जाए, मेंस में क्या बुक लिस्ट वही रहेगा? कुछ आपने जो प्रीलिम्स में बताया, हालांकि मोटा मोटी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा मेंस के लिए, बुक्स वगैरह, नोट्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो सर वो बताएं। जैसे GS1 के लिए आपको पता है, इतिहास के लिए तो कुछ एस्थेटिक विषय है, तो उसमें तो कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा, सबको पता है, पाल है, मुंडा है, मौर्य है, हाँ वो रहेगा ही। थोड़ा सा डायनेमिक हुआ उसमें भी, जैसे इस बार 69 में पूछ लिया गया था कि उदारवादी चरण का क्या योगदान रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, तो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी पढ़े रहिएगा तो आपको पॉइंट पता रहेगा, उदारवादी चरण क्या किया, किस तरह से अपनी मांग को रखा, उसका आलोचना का क्या बिंदु थे, सूरत फूट, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जो DI का बुक है, DI के लिए LK झा सर का बुक आता है एक, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसको आप बना लीजिए बढ़िया से। अगर आपका परसेंटेज, समानुपात, अनुपात और लाभ हानि ये बढ़िया है तो औसत, तो आपका DI में गलती नहीं होगा, और आप DI बनाइए वॉल्यूम 2 से। IR और जो करंट का टॉपिक है, तो मैंने बताया कि ओनली एस में फॉलो करता था, साथ में मैगजीन आप देखिए, और जो उस समय मैगजीन सर कौन सा? मैगजीन क्रॉनिकल मैंने बताया, हाँ क्रॉनिकल में पढ़ता था, वो देखिए, कोई भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग रीजन प्रेफर करते हैं, तो वो देखिए आप, आपका ये करंट क्लियर हो जाएगा। GS2 के लिए जहाँ तक बात है, तो आपको आधारभूत समझ तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी से हो जाएगा। उसके बाद आप पॉलिटी में अगर जाइएगा, तो पॉलिटी में देखिएगा कुछ 25 से 30 टॉपिक आता है, जो उसी थीम पे बार बार क्वेश्चन घुमाया जाता है। सर 25 से 30 टॉपिक है, फिर क्वेश्चंस है, जिसको टॉपिक अच्छा, जैसे आप संसद पढ़ लीजिएगा, या क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हो गई, या पंचायती राज हो गया, ऐसे ऐसा कुछ थीम है जो उसको पकड़िएगा तो उसी से क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, थोड़ा सा अलग वे में, फोल्ड करके। हाँ, अगर संसद आप पढ़ लिए एक बार, तो आपके बारे में पता है कि संसद, एक बार पूछा कि संसद कैसे देश के एकीकरण का एक मंच है, अगर आपके संसद के लिए नॉलेज है संसद का पूरा, तो आप लिख सकते हैं। जैसे न्यायिक सक्रियता बार बार पूछा जाता है, जुडिशियल सुधार के बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो वो सब आप पढ़िए। पॉलिटी का बेसिक अगर समझ है, आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लिए हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए आप तैयार रहिएगा। फिर आते हैं आपको इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपको जब टर्मिनोलॉजी पता है, तो आप सोशियो इकोनॉमिक जो होता है वो क्षेत्र देखिए, जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब का खुद का आप नोट्स बनाइए, और उसमें जो डाटा है, जो लेटेस्ट डाटा है इकोनॉमिक सर्वे का, वो डालिए आप, चाहे भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, दोनों डालिए, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा सर, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं, आपने मुझे मेरा परिचय करवाया, प्रणव कुमार रैंक 73, तब मैं जाना कि रैंक 73, आप मेरे बात को प्रूव कर रहे हैं कि मैं ADMO के पद पे हुआ। अगर मैं कुछ नहीं होता, आप बोलते ये प्रणव कुमार है, तो मुझे कौन जानता। तो इसी तरह से कि अब डाटा अगर दिए कि स्वास्थ्य में GDP का 6% खर्च होता है, तो आप अपने बात को प्रूव किए, वेरीफाइड हो गया, तो आप सीधे लिख दीजिएगा हवा वाला बात, जो स्वास्थ्य पे सरकार खर्चा कर रही है, तो आप तो प्रूफ दे दीजिएगा भाई क्या हो रहा है, मेरा 6% खर्चा हो रहा है, वो लिखना पड़ेगा आपको, तो वो रहेगा आपका इकोनॉमिक सर्वे का। बाकी अब ज्योग्राफी की ओर टर्न हो रहा है, क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैसे मानसून आपका क्लियर होना चाहिए। इसे 67 में 68 में पूछ लिया गया इंडियन ओशन डायपोल, इस पर मानसून की प्रक्रिया पूछ लिया गया। फिर आपको जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बिहार का, वो पूछ लिया गया। फिर जो इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उससे पूछ लिया गया क्वेश्चन, कैसे है क्या है, जियोग्राफी या प्लस एनवायरनमेंट ऐड करके अब जा रहा है, ट्रेंड उधर जा रहा है। पहले क्या था, सोशियो इकोनॉमिक पूछ लिया जाता था ज्योग्राफी की जगह पे, लेकिन अब ज्योग्राफी प्योरली शिफ्ट हो रहा है BPSC मेंस में। हाँ, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, 11th 12th का और 9th 10th का इंडियन ज्योग्राफी, वो कर लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी अगर अब फ्री में आपको पढ़ना है, तो टारगेट विद आलोक का एक चैनल है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे देखा हूँ मैंने,
तो उनका जो इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर फ्री में सारा है वो आप देख लीजिए एक बार, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर आंसर राइटिंग की बात करी जाए, आंसर राइटिंग किस तरीके का बेहतर माना जाए, और खास करके जो सेकंड पेपर है सर जीएस का, उसमें सर टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल हो गया है। जी जी। कैसे अपने बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जो सर दिमाग में हमारे पास है एस्पिरेंट्स जानते हैं लेकिन प्रेजेंट से नहीं कर पाते हैं कॉपी पे। हाँ, ये कहाँ होता पे है, कमी रहती है सर, तो कैसे वो किया जाए? आंसर राइटिंग करने के लिए आप पहले प्रयास करिए लगातार। शुरू में लगेगा कि क्या लिख दिए हम, सबको होता है, खुद का आंसर खुद को खराब लगेगा। जैसे मोरी कला पे हम पहले स्टार्ट किए लिखना, तो हम पूरा ना पैरा चेंज किए ना कुछ के लिखना स्टार्ट कर दिए, तो धीरे 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 आपका वो आंसर होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो वो करिए। और उसके अलावा आप कोई सीनियर से आप कॉपी चेक करवा लीजिए। अगर आपके पास अगर कोई मेंटर हो या कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई सीनियर हो उससे आप कॉपी चेक करवा सकते हैं, तो धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। सर आंसर जब करते हैं हम, तो उसमें जैसे हम आंसर कोई लिख रहे हैं जी, तो उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसी इंक से करना होगा कि दूसरे इंक से? नहीं, उसी से करना पड़ेगा आपको। जो गोला मार सकते हैं? गोला नहीं मार सकते? गोला का तो ऐसा नहीं है, लेकिन अंडरलाइन आप कर सकते हैं, हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं कि जो कॉपी चेक करना उसका ध्यान तुरंत वहाँ जाए पहुंचे। उस पे। जी, वो ऐसा पढ़ ही लेंगे। ऐसा सिस्टम इस बार बन गया है अब 68 से कि 67 से कि कंप्यूटर पे चेक होगा, उतना टाइमिंग दिया जाएगा एक परीक्षा को चेक करने के लिए, तो वो आपको देख ही लेंगे, लेकिन अंडरलाइन करिएगा थोड़ा सा बेहतर दिखता है। सर कीवर्ड होते हैं मेंस में कुछ, सर कीवर्ड कितना मतलब इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है? कीवर्ड्स तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल करता है, क्योंकि आप पूछा गया कुछ आप लिख दिए कुछ, तो वो उससे बेहतर है कि पूछा क्या गया और क्या लिखना है उसको देखना पड़ेगा आपको। तो सर सारे सब्जेक्ट का कीवर्ड्स हम कहीं इकट्ठा कर लें, किसी नोट्स बना लें, या फिर उसके लिए वैसा जरूरत नहीं है? होलिस्टिक एक बना लीजिएगा, वहाँ जो पूछेगा तो आप बस उत्तर कीवर्ड्स डाल दिए, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। हाँ, इम्पैक्टफुल सर ज़्यादा होगा। ओके सर, इन नोट्स की सर बात करी जाए, जैसे कि आपने सर नोट्स कैसे बनाया था? नोट्स मैंने सारे टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि पहले की जो थीम है जिसका सारा, वो एक बार देख लीजिए। जैसे मैं साइंस टेक में बात करता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी पूछ लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है 10-15 पॉइंट आप जान लीजिए। फिर उद्योग में क्या है 10-15 पॉइंट जान लीजिए। इसके लिए मैंने GCS IAS जो है टीम अवधेश सर का, उनसे मैंने हेल्प लिया था, और उनका नोट्स बहुत अच्छा है, बेहतर है, वो टू द पॉइंट सारे नोट्स बनाए हैं। तो वैसा नोट्स बना लीजिए सारा। सर कोई हो तो दिखाइए। जैसे मैं एक टॉपिक बताता हूँ, कृषि पे किस तरह से नोट्स बनाना। जैसे मैंने दिखा दिया कि GDP में योगदान कितना है, फिर प्राथमिक क्षेत्र में क्या योगदान है, ये अब मैंने आपको दिखा दिया। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या योगदान है, कच्चा माल के रूप में मैंने एरो करके दिखा दिया है कि जो मुझे मेमोराइज करने के लिए आसान रहेगा क्या क्या है। उर्वरक उद्योग में क्या है मैंने दिखाया। तृतीय क्षेत्र में मैंने दिखा दिया कि किस तरह से बढ़ावा देगा कृषि। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कृषि की जो चैलेंजेज है, जैसे प्राकृतिक हो गया, संस्थागत हो गया, तकनीकी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ये सब मैंने दिखाया है। फिर सुधार में मैंने देखा है कि मानसून की स्थिति से निपटने के लिए क्या किया गया है, संस्थागत सुधार क्या किए गए हैं, सहकारी कृषि को कैसे बढ़ावा दिया गया, कृषि में R&D को क्या किया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे बढ़ावा दिया गया, अंडरलाइन किया गया है, ये सारा कुछ को इसमें मैंने किया है। उसके अलावा मैं ये MSP की नीति है उसको दिखाया है। कृषि साख के लिए क्या क्या कर रही है सरकार, वो दिखाया है। सरकार के प्रयास को मैंने ऐसे दिखाया, जैसे आत्मनिर्भर भारत फंड योजना के तहत ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित की गई है। FPO जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैंने इंग्लिश में ही रखा क्योंकि मुझे ये दिमाग में हिट करेगा एग्जाम में। ये सारी योजना है, मैंने एक जगह इसको यहाँ पे कवर कर लिया है, भारत सरकार की जो योजना है। उसके अलावा मैं यहाँ पे ऐप और पोर्टल जो है किसान संबंधित, उसको एक जगह कर दिया है, और साथ में बिहार सरकार क्या कर रही है उसको मैंने इसके बाद दिखाया है। जैसे 1, 2, 3, 4 कृषि रोड मैप जितना है वो लगा दिया गया है। फिर जैविक खेती अभी चर्चा में है, बिहार सरकार क्या कर रही है। बसोका है बिहार सरकार की एक एजेंसी, वो जैविक उत्पाद के लिए क्या कर रही है वो मैंने दिखाया है। मेगा फूड पार्क मोतीपुर में बना रहा है मुजफ्फरपुर में, मैंने दिखाया है। कृषि यांत्रिकरण किया गया है, कृषि विद्युत संबंध योजना रखा गया है, गन्ना विकास योजना है। ये सब मैंने सारे जहाँ ऐप पोर्टल जितना भी है मैं बिहार सरकार का एक जगह कर लिया हूँ। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी जो टॉपिक है उसका नोट्स बना सकते हैं, जो क्या इससे लाभ है, क्या चुनौती है, क्या इसके सरकार में इसको प्रयास किया जाना चाहिए और क्या किया जा रहा है और आगे क्या किया जाना चाहिए, ये दिखाया जा सकता है आपको। सर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सर हो गया है। ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स को, BPSC वाले खास करके एस्पिरेंट्स को ये लग रहा है कि जो UPSC वाले हैं ना, जो पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ऐसे बहुत टॉप नॉच होगा, हम लोग उसमें पीछे रह जाएंगे।
आप कुछ लोग बता रहे सिलेक्टेड, आप ही लोग सिलेक्ट हुए तो बता रहे हैं, एक इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि बिहार के स्टूडेंट के ज़्यादा फेवरेबल है, इसलिए क्योंकि थर्ड जो सेक्शन उसमें यहाँ के लोकक्तिय मुहावरे पूछ रहे हैं लोकल। ऐसे को सर कैसे बेहतर किया जाए, इस पर क्या आप राय देंगे? देखिए, ऐसे आपकी तैयारी जो बोलते हैं, जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। कैसे होती है हम बताते हैं। जैसे आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है, आप लेखन शैली आप कर ही रहे हैं, लेखन आपका बढ़िया है ही। जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो कॉलम दिया जाता है दैनिक जागरण में विशेष करके, तो उसको आप देखिएगा तो उससे आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। उसके अलावा जो है, आप जब जीएस की तैयारी करिएगा तो आपके पास जो सारी डायमेंशन कवर हो जाएंगे आपके, जैसे पॉलिटिकल हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल होगा, कल्चरल हो जाएगा, सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो जब आप ऐसे लिखने जाइएगा, जैसा कि मैं 68 में बताता हूँ, जैसे थर्ड पोर्शन में एक क्वेश्चन था कि धर्म के बिना विज्ञान अनहर छे, विज्ञान के बिना धर्म नांगर छे। ये मैथिली कहावत है। इसका आप भाव समझ लीजिए बस। थर्ड पर्सन से सब डरता है, हमको भी डर लगता था कि क्या पूछा जाएगा या क्या पूछेगा। इसका अगर भाव समझ गए आप कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, जैसे मुहावरे का भाव कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, तो उसका भाव आप समझ गए कि अकेले व्यक्ति कुछ इस टाइप से होता है। तो उसका भाव हम समझ गए कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे कह सकते हैं, रहते हैं। तो मैं दिखाया जैसे शुरू एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको कैसे सिद्ध किया, फिर धर्म में क्या मान्यता थी, कैसे साफ सफाई का ख्याल रखा जाता था, विज्ञान इसको कैसे कर रहा है। आज कोरोना महामारी के दौरान सफाई की बात की जाती है, कैसे प्रकृति पूजा की बात की जाती है, धर्म इसको कैसे माना है, शाकाहार की तरफ क्यों हम लोग बढ़ रहे हैं, सब इसको दिखाना है पूरा अच्छा वे में। जैसे कोई रोग के लिए, जैसे चेचक होता था पहले तो सबको साइड करके रखा जाता था, क्यों रखा जाता था, क्योंकि फैलने वाली बीमारी थी। ये मेरा धर्म कहता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि वो फैलेगी, इसीलिए ऐसा है। तो वो आपको ऑटोमेटिक आप जब पढ़ते रहिएगा लगातार तो आपको सारा डायमेंशन पता रहेगा, तो लिख दीजिएगा। ओके। सर का जो एसए का और जो जीएस का इनका सर का आंसर है ना, वो मैं एक अलग से वीडियो कर दूंगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी वो आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। सर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप लास्ट एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? लास्ट एडवाइस मेरा यही है कि लगे रहिए, होगा एक दिन, सबका होता है। जैसे जो सीरियस है होगा। हम भी सर के यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देखा करते थे और साथ में बैठ के एक बहुत अच्छा अनुभूति मिलता है जब सर इंटरव्यू लेने आएंगे और पूरा छा जाइएगा एक तरह से सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत से प्रेशर समय निकाला और बहुत ही सर अपने डीप में सर डिटेल में स्ट्रेटेजी शेयर किया। तो दोस्तों सर की जर्नी, स्ट्रगल, मोटिवेशन सब सीखिए। सर ने कैसे प्रिपरेशन किया तो सबको आइडिया पता चला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।